अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरकारी अराजी की मालूमात छुपाना जुर्म करार देने के लिए तरामीम का हुक्म दे दिया गया। विफाक ने कराची में सरकारी रिहाइशगाहों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन का बिगल बजा दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने कहा, कराची के सरकारी मुलाजमीन पर जुल्म MQM के साबिक वजीर की जाली लेटर ने किया था। हजारों क्वार्टर्स तो फरोख्त दर फरोख्त भी हो चुके। कुरैशी तरीन तनाज़े पर इत्तेहादी वजीर बोले, इस पर तबसरा इत्तेहादियों को जेब नहीं देता। इमरान खान ने 3 दिन पहले अपनी तकरीर में कहा था कि हुकूमत की ज़मीनों पर सरकारी लोग काबिज हैं और उन्होंने भी आगे कब्जे करवाए हुए हैं। कुछ सरकारी ज़मीनों की जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच रही मुख्तलिफ महकमों की, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना डिस्प्लेयर भी कन्वे किया और फिर उन्होंने एक हुक्म सादर फरमाया है। और अब शायद वो रूल्स भी उसको चेंज कर रहे हैं कि जो भी सेक्रेटरी, मिनिस्टर या कोई सरकारी महकमा ये इंफॉर्मेशन छुपाएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। उसमें साबिक सेक्रेटरी से कौन कौन से सरकारी मुलाजमीन थे जिन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर या सरकारी फ्लैट्स के ऊपर कब्जे किए हुए थे? मसला ये होता है कि ये बहुत निचले लेवल पर जाकर, फ़र्ज़ करें एक घर मुझे अलॉट होता है, मैं जाते जाते अपने किसी दोस्त को दे जाता हूँ, वो जाकर एक स्टे ऑर्डर ले आता है, उसके बाद वो बैठा रहता है उस पर। टू द मार्क वार गुजार का सिलसिला जारी है जी। इस्लामाबाद में बहुत अच्छा है जी। इस्लामाबाद में सिर्फ हम 13-14 घर रह गए हैं या 20 के करीब होंगे आउट ऑफ 500 एंड समथिंग। बाकी हमने सारे वो खाली करवा के आगे फर्दर लोगों को हमने अलॉट भी कर दिए हैं। लेकिन थोड़े से इश्यूज कराची आ रहे हैं, बहुत इतने नजायज़ कब्जे हैं, पिछले साल से लोग कब्जा करके वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड है और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी हम ये अटेम्प्ट करने लगे हैं कि हम ये खाली करवाएं। कुछ सियासी लोगों की तरफ से भी कराची के अंदर माजी में वोट के चक्कर में गैर कानूनी अलॉटमेंट्स हुई जी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल हुई। एक साबका वजीर साहब थे, मुझे अब उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने उनको एक गलत लेटर एक जारी कर दिया जिसमें लिखा कि आप इसकी ओनरशिप के लिए एंटाइटल्ड हो। 4-5 हज़ार क्वार्टर है। उधर भी एक और भी बड़े एक स्टोरी है अलमिया है कि वो भी दूसरी तीसरी जगह पर बिक चुके हुए हैं। जनूबी पंजाब की सियासत शाह महमूद की और जहांगीर तरीन की फेडरल के अंदर आ गई, आपस के अंदर वर्डिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? दो सीनियर लोग। देखें जी, मैं बताऊं, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हम इत्तेहादी हैं। हम अच्छे नहीं लगते कि इस पर कमेंट करें। वो उनका ज़ाती मामला है, उनका निजी मामला है। वो प्राइम मिनिस्टर जाने, शाह महमूद कुरैशी साहब जाने, जहांगीर तरीन साहब जाने, तीनों मोतबर शख्सियात हैं, तीनों सीजनड लोग हैं। सो दिस इज लेट अस लीव इट टू द प्राइम मिनिस्टर। मामलात हल हो जाते हैं, ये चलते रहते हैं, हो जाते हैं जी, ये पार्टीज में होता रहता है। कभी कोई इशू आ गया, लेकिन छोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं वो। लेकिन चूंकि आजकल वो एक शोर ज़्यादा पड़ जाता है। उधर समा को इंटरव्यू में तारिक बशीर चीमा ने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन तनाज़े पर बोलने से गुरेज किया, मगर गुज़श्ता साल जहांगीर तरीन से मीटिंग के दौरान तारिक बशीर चीमा ने अपने ही इत्तेहादी की शिकायत PTI के सीनियर रहनुमा से की थी। आपको सुनवाते हैं। सर, आप ये सर्वर को कंट्रोल करें। क्या है सर्वर को कंट्रोल? मेहरबानी करें, आपके चीफ मिनिस्टर को ये इसमें न चलने। सर, आप ये देख लो हमजा शहबाज क्या करता है यहाँ, या इनकी या उनके पास वो तो ना या खान साहब जी इतने करते हैं, वो तुम इतने नहीं ना होते, होते ये करता है खान साहब ने। तो मेरे आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों से मुखातिब हुए जस्टिस अतहर अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इस तरह के मामलात पार्लियामेंट में क्यों हल नहीं होते? मामला पहले पार्लिमानी कमेटी के सामने जाने दें, कमेटी की रिपोर्ट सामने आ जाए तो फिर आप अदालत आ सकते हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल रशीद बताएगा क्या कहना है अदालत की जानिब से। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब जरूर तलब किया है। ताहम उसके साथ ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम सवालात जरूर उठाए हैं। दरखास्त गुजार जो खुर्रम शेर जमान और उस्मान डार थे, उनसे ये पूछा है
कि जब पार्लियामेंट मुतलका फोरम मौजूद है, FPR मौजूद है, दीगर फोरम्स आपके पास मौजूद हैं, तो सियासी तनाज़ात क्यों हर बार अदालत में ही लाए जाते हैं? क्यों अदालतों से सियासी तनाज़ात का हल चाहा जाता है जबकि आपके पास तमाम दीगर फोरम्स दस्तियाब होते हैं? पनामा केस से मुतालिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि वो सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा था कि उस वक्त FPR, नैब और दीगर इदारे उस पर कार्रवाई करने से इनकार कर चुके थे। लेकिन आप अब हुकूमत में है, आपके पास दीगर तमाम फोरम्स भी मौजूद हैं। ऐसे में जबकि इस अदालत के सामने 18,000 दीगर अवामी नोयत की जो दरखास्तें हैं वो मौजूद हैं, तो क्यों आपको सुना जाए? इस पर उस्मान डार के वकील ने यह नुक्ता उठाया था कि आर्टिकल 62(1) जो कि जायदाद छुपाने का है और दस्तावेजात मौजूद हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका में अपने फ्लैट और 2 गाड़ियां जो है वो कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की, और दस्तावेजात के मुताबिक ही ये बात साबित होती है कि उन्होंने 2007 में इनको अपना मान भी रखा है। लिहाजा इस केस पर जो फैसला है वो अदालत ही कर सकती है कि आसिफ अली जरदारी सादिक और अमीन हैं या नहीं। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए फैसला अदालत ही कर सकती है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग के केस में साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर साद रफीक और सलमान रफीक को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत करने वाले जज सैयद नजमुल हसन छुट्टी पर थे, जिसके बाद बगैर किसी कार्रवाई के जुडिशियल रिमांड में तौसी कर दी गई। दोनों भाइयों को 18 अप्रैल को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान के हाथ में पाकिस्तान गैर महफूज है। नए पाकिस्तान में गरीबों के लिए आहों और सिसकियों के सिवा कुछ भी नहीं। महंगाई का तूफान है और बेरोजगारी की सुनामी है। पाकिस्तान इमरान खान के हाथों में गैर महफूज है। ये नालायक मैनेजर्स के हाथ आ गए हैं, जो इनको लेके आए हैं, वोट से आए हैं या जिस तरह भी ये आए हैं, वो सब पछता रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेरोजगारी का सैलाब है, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है सिवाय आहों के, सिसकियों के, धक्कों के। इमरान खान साहब को सिर्फ एक काम है, मुखालफिन को टारगेट करना, कैसे लोगों को गिरफ्तार कराना है और करप्शन का चूरन बेचना है ताकि उनकी नालायकी, नाअहली की तरफ कोई तवज्जो नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नैब से रेलवे गोल्फ कंट्री क्लब रेफरेंस की कॉपी तलब कर ली। वजीर रेलवे को दलाल देने की इजाजत मिल गई। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल। रेलवे गोल्फ कंट्री क्लब अराजी केस वजीर रेलवे शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में पेश। बताया कि 9 साल से केस जेरे इल्तिवा है। लीज पर दी गई जमीन की कीमत 200 अरब से ज्यादा है। वकील को 45 लाख फीस दी है, वो 1 करोड़ मांग रहा है। मुल्क का सरमाया तबाह हो चुका, क्लब अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं। वजीर रेलवे का जस्टिस शेख अजमत सईद से मुकालमा, कहा आप इस मुल्क के सरताज हैं। दलाल देने की इजाजत मांगी तो अदालत ने इस्तिदा मंजूर कर ली। जस्टिस अजमत सईद ने कहा केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। शेख साहब आइंदा समाअत पर तैयारी करके आए। 200 अरब की प्रॉपर्टी को इस तरह 21 साल से कब्जे में लिया हुआ है और जेली डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये केस खुद लड़ूंगा और सच और इंसाफ की फतेह होगी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, क्लब में शादियां तो हो रही हैं, एक शादी का कार्ड तो मुझे भी आया है। अदालत ने सिर्फ ये देखना है कि अब हमने और नैब ने क्या करना है। केस में ज्यादा काम तो नैब का ही है। आइंदा समाअत पर फैसला न हुआ तो जो मुनासिब हुक्म होगा देंगे। अदालत ने नैब से रेफरेंस की कॉपी तलब करते हुए समाअत जुमरात तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रहीम यार खान ट्रेन हादसे पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। मालगाड़ी की 13 बोगियां पटरी से उलटने से मुसाफिर गाड़ियों को 24 घंटे तक ताख़ीर का सामना करना पड़ा था। मैं कौम से माफ़ी भी मांगता हूँ। ये हमारी 18 घंटे जो हमारी सारी कोशिश थी उसको नुकसान पहुँचा है। बाज़ मीडिया में ये खबर लगवाई जा रही है हमारे भाइयों से, हमारे दोस्तों से कि हम एक्स्ट्रा हमने ट्रेनें चलाई हैं। हम जनाब 16 ट्रेनें और चलाएंगे, कान खोल के सुन लें इंशाल्लाह। और 10 फ्रेट ट्रेनें इंशाल्लाह और चलाएंगे। इंजन जो है जिन्होंने खरीदे कमीशन पे इंजन खड़े हुए हैं, 1 साल उनकी गारंटी पूरी होने वाली है। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गड़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की आमद और मज़ार पर फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है।
सिंध में आज आम तातील है। कौम की तकदीर बदलने का जुनून और रोटी कपड़ा और मकान के नारे ने जुल्फिकार अली भुट्टो को अवामी लीडर बना दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन बनाकर मुल्क में हकीकी जमहूरियत की दाग बैल डाली। मुकम्मल दस्तूर वो भी कौमी असेंबली का बना हुआ, और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का अहद सियासत 12 साल पर मुहित था, जिसमें उन्हें खूब शोहरत नसीब हुई। सियासत को सड़कों पर लाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के मुकदमे में आज ही के दिन तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है। मुल्क भर से जियाले काफिलों की सूरत में इज्तिमागाह पहुँचने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में आज आम तातील है। जलसे से आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में खूब गहमा गहमी है। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में अपडेट हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पहुंच रही हैं, कैसी गहमा गहमी है और पार्टी का जलसा कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम मरकजी क़यादत जो है वो लाड़काना पहुंच चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन समेत जो दीगर मरकजी कायदीन हैं वो लाड़काना में मौजूद हैं। जो जलसा है वो शाम 5 बजे जो है वो शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर जो मरकजी कायदीन हैं वो जलसे से खिताब करेंगे। अगर जलसे की बात करें तो तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई हैं। हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो जलसागाह के अंदर और बाहर जो है वो तैनात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी जो है वो दरगाह के अंदर जो है वो मौजूद है। बड़ी तादाद में काफिलों का आमद का सिलसिला जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जारी है और जो आकर यहाँ पर फातह ख्वानी कर रहे हैं और दुआ जो है वो हाजिरी दे रहे हैं। उसके बाद दुआ भी मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब जो है वो आज इसलिए भी अहमियत का जो इख्तियार हामिल कर चुका है क्योंकि वो जो ट्रेन के जरिए सफ़र करके लाड़काना पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि मैं जो है वो 4 अप्रैल को बड़ा ऐलान करूंगा। 4 अप्रैल को बड़ा ऐलान किया जाएगा, ऐलान मतवक्के है। बहुत शुक्रिया संजय, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर आए जाले खाने पर टूट पड़े। शदीद गर्मी में ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकारों ने भी आइसक्रीम देखकर गाड़ी के पीछे दौड़ लगा दी। मजीद तफसीलात लेंगे नवीद लाड़क से। नवीद, बताइएगा, खाने पर धाबा बोल दिया गया है? जी बिल्कुल, गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर बड़ी तादाद में जियाले गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो पहुंचे हैं और उनके लिए जो है वो लंगर का इंतजाम किया गया है, लेकिन नाक़िस इंतजाम की वजह से जो है वो जियाले खाने पर टूट पड़े हैं। जो रजाकार गाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे उन्होंने जियालों को जो है वो धक्के दिए। काफ़ी जियालों ने धक्के खाकर जो है वो खाना जो बिरयानी थैली में थी वो हासिल की। किसी को खाली थैली हाथ आई तो किसी को बिरयानी से भरी थैली हाथ आई। कारकुनान धक्के देकर जो है वो बिरयानी हासिल करते रहे, जबकि दूसरी जानिब ड्यूटी पर मामूर जो एहलकार थे वो सख्त गर्मी में आइसक्रीम का जो है वो मजा लेते रहे, क्योंकि पुलिस इंतजामिया की जानिब से उनके लिए जो है वो आइसक्रीम का जो है वो इंतजाम किया गया और उसके जो गाड़ी थी उसके पीछे भी जो एहलकार आइसक्रीम के लिए दौड़े लगाते हुए नजर आए। जी सही, जयाले खाना हासिल करने के लिए गाड़ियों के पीछे दौड़े लगाते रहे। बहुत शुक्रिया नवीद, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ आपको बताएं, मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले मुफ्ती आमिर शहाब शहीद हो गए। मुफ्ती आमिर शहाब 22 मार्च से जिना अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी पुल के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले के दौरान जख्मी मुफ्ती आमिर शहाब 13 रोज बाद दौरान इलाज दम तोड़ गए। जिना अस्पताल शुबा हादसात की सरबरा सीमी जमाली के मुताबिक मुफ्ती आमिर शहाब के सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। मुफ्ती आमिर शहाब वेंटिलेटर पर थे। 22 मार्च को मोटरसाइकिल सवार 4 दहशतगर्दों ने कुरंगी दारुल उलूम की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे, लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल फारूक और सिक्योरिटी गार्ड सनोबर जाँ बहक, जबकि मुफ्ती आमिर शहाब और ड्राइवर सरफराज जख्मी हो गए थे। दहशतगर्दों के हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई।
मुफ्ती आमिर शहाब की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम कोरंगी में अदा की जाएगी। सऊद बिन मुर्तज़ा मुफ्ती आमिर की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताएगा क्या मनासिर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें 22 मार्च को मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें उनके 2 मुहाफ़िज़, एक पुलिस एहलकार और एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बाग हो गए थे, जबकि इनके दोनों ड्राइवर इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक ड्राइवर आमिर शहाब गुज़िश्ता रात अस्पताल में तकरीबन 10 रोज़ तक वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज रहे और रात गए दम तोड़ गए, जिसके बाद उनकी मैयत को कुछ देर कबल ही उनके घर पे यहाँ पर कोरंगी में पहुँचाया गया। यहाँ से इनकी मैयत को दारुल उलूम कोरंगी में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद वहीं पर उनकी तदफीन की जाएगी। उनके घर के बाहर और घर पर जो है अज़ीज़ व क़ारिब और जो दीगर अफराद की एक बड़ी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है 1 साल कबल ही उनकी शादी हुई थी और एक बेटा उनकी अहलिया से उनको था और तकरीबन 2 साल से वो मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ बतौर ड्राइवर जो है काम कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नेपरा ने बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। शकील, बिजली महंगी कर दी गई है, एक दफा फिर से आवाम पर बोझ डाल दिया गया। जी हाँ, ये बुनियादी तौर पर जो है तकरीबन 1 रुपये 23 पैसे बिजली महंगी करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन 83 पैसे फी यूनिट महंगी की गई है। फरवरी की ये फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में बिजली महंगी की गई है और सारिफीन पर 5 अरब रुपये से ज़ायद का ये बोझ पड़ेगा। अप्रैल के महीनों में जो है सारिफीन को बिल अदा करना पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इसका इत्तलाक नहीं होगा, बाकी तमाम सारिफीन को इजाफी बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। सही, बाकी तमाम सारिफीन को इजाफी बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शकील, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं, BRT मंसूबे में ताखीर पर डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ दिन पहले तबादला किया गया। वज़ीर बल्दियात शहराम तरकई का बयान सामने आया है कि इसरारुल हक के तबादले पर एतमाद में नहीं लिया गया। मजीद जानेंगे समा पेशावर के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक से। तारिक आफाक, बताइएगा ये क्या मामला चल रहा है जिसकी वजारत के अंडर PDA आती है, इसे ही एतमाद में नहीं लिया गया? देखिए, मामला तो यही है कि एक बंदा जिसने पूरी हुकूमत को अंधेरे में रखा था, जिसने हुकूमत को BRT के हवाले से बार बार तारीखें बदलने पे मजबूर किया था, उसी बंदे को अगर खड़े लान लगा दिया गया या उसको फारिग कर दिया गया, तो अब इस सूरत में वज़ीर बल्दियात का बयान सामने आ रहा है और वो भी इस वक्त ऐसे वक्त में आ रहा है कि वो इस वक्त मुल्क में नहीं है, बल्कि कोस्टारिका में जो है कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हैं। और दूसरी बात ये थी कि इसरारुल हक को हटाने का जो फैसला था वो सिर्फ महमूद खान का या वज़ीर आला का नहीं था, बल्कि उसका फैसला जो है वो वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकात हुई थी उसी में हुआ था। और ये सिर्फ ये भी नहीं हुआ था, बल्कि इसरारुल हक और जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे उनकी पेशी भी हुई थी और उनको बुलाया भी गया था, उनसे पूछा भी गया था कि ताखीर के जो असबाब थे तो वो जो है सही जवाब देने में और उनको कायल करने में वो कामयाब भी नहीं हुए थे। तो इसके बाद से जो है ये फैसला किया गया था कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी हटाया जाएगा और इसरारुल हक को भी हटाया जाएगा। अगर इस हवाले से हम देखें तो फिर जो है ये सूबाई हुकूमत के अंदर जो इख्तिलाफात है ये उसकी निशानदेही कर रही है कि वज़ीर आला जो है वो चूंकि चीफ एग्जेक्टिव जो है वो एक कार्रवाई कर रहा है और उसके नतीजे में जो ना फिर उसके मुकाबले में फिर वज़ीर बल्दियात सामने आते हैं और वो एक ऐसे अफसर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि जिसकी वजह से जो ना हुकूमत को भी सुख्ती का सामना था, हुकूमत भी जो ना बार बार शर्मिंदा और शर्मसार होती रही मुख्तलिफ तारीखें देने पे। और इसके अलावा जब उसकी खिलाफ कार्रवाई की गई तो वज़ीर बल्दियात सामने आ गया और उनका ये कहना था कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया था। हालांकि जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो ना उनको हर मरहले पे एतमाद में लिया गया था और उन्होंने ये तमाम चीजें जो ना वज़ीर आला के साथ भी डिस्कस की थी। वज़ीर आला से तो डिस्कस की थी। तारिक आफाक साहब, ये भी बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT की तकमील के लिए वफाक से अफसरों की खिदमात लेने का भी फैसला किया, इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? लेकिन यकीनन मैं जो आपको बता रहा था कि वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के दरमियान मुशावरत हुई थी, उसी मुशावरत में इस पहलू पर भी गौर किया गया था और ये बताया गया था कि चूंकि आप सूबाई हुकूमत के जो अफीसर थे उनकी वजह से ये मनसूबा ताखीर का शिकार हो गया था, तो अब इसकी तकमील के लिए वफाकी जो अफीसर है उनको इनकी खिदमत लेने का फैसला किया गया है। और ये भी बताया गया है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ताखीर के सबब बनने वाले जो मजीद से सरकारी अफीसर हैं, आला अफीसर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई मुतवक्किल है और उनको भी जो ना अपने अहदों से हटाने की कोशिश की जा रही है, उनको भी हटाया जाएगा, इस बात का भी इम्कान है। क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी जो ना BRT में जो मुसलसल ताखीर हो रही थी उस पर काफ़ी तशवीश का इज़हार किया था और उन्होंने महमूद खान को फ्री हैंड दिया था कि वो उन्होंने जो कुछ करना है वो कर ले, लेकिन इस मनसूबे को
मुकम्मल कर लें। जी बहुत शुक्रिया तारिक आफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई कहते हैं अपोजिशन BRT पर सियासत कर रही है, जो अफसोसनाक है। वज़ीर आला महमूद खान खुद मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं। PIT की रिपोर्ट में जिन खामियों का जिक्र किया गया है इनको दूर करेंगे। अंदाज से इसको उछाला जा रहा है, इस पर अफसोस है। कोई करप्शन नहीं है इसमें, और एक पाई की करप्शन भी साबित हुई तो इंशाल्लाह किसी को माफ नहीं करेंगे। इसकी जो लागत है, इस तरह लाहौर की BRT बनी है 31 अरब की, ये 29 अरब पे बन रही है। वज़ीर आला महमूद खान खुद BRT की निगरानी कर रहे हैं। जहाँ तक इसका सिविल वर्क का ताल्लुक है, बिल्कुल मुकम्मल है। जल्द आवाम के लिए इसको खोल देंगे, और जो PIT की रिपोर्ट आई है उसका हम जायजा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी रेडिंग अस्पताल में हार्ट सर्जन इंतजामिया से नाराज लगते हैं। आर्ज़ाए कल्ब के वार्ड में हार्ट सर्जरी की मशीन और ज़रूरी सामान की कमी का शिकवा कर दिया। मेडिकल डायरेक्टर को ख़त भी लिख दिया है और हार्ट सर्जन के शिकवे सामने आए हैं। पेशावर से लेडी रेडिंग अस्पताल के हार्ट सर्जन इंतजामिया से नाराज़ लग रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया को ख़त लिखा है कि इंतजामिया आर्ज़ाए कल्ब के वार्ड में हार्ट सर्जरी की मशीन और ज़रूरी सामान की कमी को पूरा करे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे फयाज अहमद से। फयाज अहमद बताएगा खत में क्या कुछ दर्ज है। देखिए, ये लेडी रेडिंग अस्पताल में इससे पहले भी अस्पताल जो वार्ड के सरबराह है उन्होंने खत लिखा था कि सहूलियात की यहाँ पर कमी है और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अब दूसरी बार जो हार्ट जो है हार्ट सर्जन उनका तरफ से लिखा गया है कि जो मशीनें हैं वो नाकारा हो चुकी हैं और जो आलात हैं उनको एक्सपायर हो चुका है। इस हवाले से काफ़ी जो है मसाइल का सामना है, ना सिर्फ डॉक्टरों को ऑपरेशन के दौरान बल्कि जो मरीज हैं उसको भी काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। तो ये खत में कहा गया कि जो मशीनें आलात हमने खरीदी थी अपने पैसों से, उसके भी अभी तक रिकवरी नहीं हुई, तो फंड की कमी का सामना है और आलात की जो है वो भी नाकारा हो चुकी हैं। तो इस हवाले से बारहा मरासला लिखा जा रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अभी तक कुछ नहीं किया गया। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि सब कुछ ठीक है और ये सिर्फ जो है डॉक्टर की एक इंतजामिया की जानिब से कुछ भी नहीं किया गया और हार्ट सर्जन जो है इंतजामिया से नाराज हैं। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कब्जा माफिया का नासूर इस्लामाबाद में भी जड़ें पकड़ चुका है। क्या आप सिर्फ शहर में कच्ची आबादियां बनवाने के लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन CDA को झाड़ पिला दी। बनी गाला तजावुजात केस की समाअत के दौरान क्या हुआ, जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन बताएगा इस केस के दौरान क्या हुआ। हाँ देखिए, बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से इस केस की समाअत जारी थी कि अदालत ने पहले चेयरमैन CDA को तलब किया और वो आए तो जस्टिस गुलजार अहमद ने उनकी तमाम तर कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करके रख दिया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को कच्ची आबादियों में तब्दील करने की लगता है कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा जगह जगह गैर कानूनी तामीरात हैं, जंगलात को ख़त्म करके वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा वो समझते रहे कि सिर्फ कराची में ही कब्जा माफिया का राज है, लेकिन यहाँ की हालात देखकर लगता है कि कब्जा माफिया ने इस्लामाबाद में भी पंजे गाड़ ली और सारे शहर का हुस्न तबाह किया जा रहा है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वो अगर ये केस बनी गाला गैर कानूनी तामीरात का उनके पास रहा तो देखिएगा फिर होता क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी गैर कानूनी इमारत को इस्लामाबाद में नहीं रहने देंगे। तमाम गैर कानूनी तामीरात को न सिर्फ मस्मार करवाएंगे बल्कि इस्लामाबाद शहर की एक एक गली का खुद जाकर दौरा भी करेंगे और CDA की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे। अदालत ने अब 1 माह का वक्त दिया है चेयरमैन CDA को कि वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके इसकी रिपोर्ट पेश करें। अब 1 माह बाद इस केस की मजीद समाअत होगी। 1 माह का वक्त दिया गया है, 1 माह बाद मजीद समाअत होगी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब एक ब्रेक, मगर उससे पहले न्यूज अपडेट। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतों में भी इजाफा। नेपरा ने बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिर गया। अद्वियात की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गईं। आम इस्तेमाल की अद्वियात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। गले की दवा, बुखार का सिरप, ब्लड प्रेशर की गोली भी 3 गुना महंगी। कीमतें बढ़ने से अद्वियात की किल्लत भी पैदा हो गई। वेलकम बैक। सानेहा क्राइस्टचर्च के दहशतगर्द पर 50 कत्ल और 39 इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद होंगी। न्यूजीलैंड पुलिस मुलजिम को कल अदालत में पेश करेगी। 50 मुसलमानों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्द पर कानूनी घेरा तंग।
सफेद पाम दहशतगर्द पर 50 कत्ल और 39 इक़दाम कत्ल की फर्द जुर्म आयद होंगी। न्यूजीलैंड पुलिस ने तस्दीक करते हुए कहा कि 28 साला दहशतगर्द को जुम्मे को अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिम पर दिगर इल्जामात का भी कानूनी जायजा लिया जा रहा है। 16 मार्च को जब दहशतगर्द अदालत में पहली बार पेश हुआ तो उस पर सिर्फ एक कत्ल की फर्द जुर्म आयद की गई थी। अदालत ने 5 अप्रैल तक मुल्जिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ने की दरख्वास्त कुछ दोस्त मुल्कों ने भी की थी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में हुकूमत का इंकशाफ। दफ्तर खारजा हुकाम ने बताया कि भारत में इंतखाबी माहौल के बाइस अभी मुज़ाकरात मुमकिन नजर नहीं आ रहे। मोदी हथकंडों से खबरदार रहने का भी इंतबा कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्की सलामती के बड़े मामले पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफा की बंद कमरा बैठक। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में दफ्तर खारजा हुकाम की तफसीली ब्रीफिंग। तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने बताया कि हालात और हकाइक से पूरी दुनिया को आगाह कर दिया गया। मुश्किल सूरत हाल दरपेश है हिंदुस्तान के साथ। हम डीएस्केलेशन की ख्वाहिश भी रखते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं। इसी लाइट में हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, मगर सूरत हाल अभी भी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि भारत में इंतखाबी माहौल के बाइस फिलहाल मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। इलेक्शन सतह भारत से खबरदार रहने का इंतबाह भी कर दिया, जिस पर कमेटी चेयरमैन अमजद खान ने कहा कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान पर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा। नून लीगी रुकन बर्जिस ताहिर ने भारतीय पायलट अभिनंदन का मामला भी उठा दिया। एक दिन आपने उनका पायलट रहा किया है, उसी दिन उन्होंने आपके 3 लोगों को शहीद कर दिया। आप किसको पॉजिटिव ले सकते हैं? ये हमारा पॉइंट है, पाकिस्तानी कौम का पॉइंट है। इजलास में हुकूमती रुकन रमेश कुमार ने मसला कश्मीर के हल की जानिब पेशरफ्त का दावा कर दिया तो दफ्तर खारजा हुकाम ने कहा करतारपुर बॉर्डर के हवाले से भी भारत से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। पाक पतन के हुनरमंद नौजवान का तैयारा पुलिस ने पुर्जे करके ट्रॉली पर रख दिया। फयाज कहता है जहाज की हवालगी के लिए थाने गया लेकिन कोई ताउन नहीं कर रहा। पाक पतन में बासलाहियत मेहनत कश की 2 साल की मेहनत और तमाम जमा पूंजी खाक में मिलने लगी। पुलिस ने जहाज को पुर्जे कर दिया पर और इंजन को अलग करके ट्रॉली पर रख दिया गया। फयाज का कहना है जहाज की हवालगी के लिए थाने गया लेकिन कोई ताउन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ना तो आपके कोई इंजन नंबर है, ना कुछ एसी नंबर है इसका, और ना कुछ और इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह है, तो हम आपको कैसे वापस करें? ये यहीं पे गाल सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी खा जाएगी, उसको जंग खा जाएगा। जब SHO थाना रिंगशाह चौधरी बशीर अहमद से राब्ता किया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से ही इनकार कर दिया। उधर उकाड़ा के समाजी रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार ने फयाज के साथ होने वाले सलूक की मजम्मत की है। जो जहाज बनाने के लिए खर्च हुआ है मैं अपनी गिरा से उसको अदा करूँगा। पाक पतन में मिडिल पास नौजवान ने मेहनत मजदूरी करके जहाज बनाने का ख्वाब तो पूरा किया लेकिन अब तक ना किसी हुकूमती वुज़रा ने इससे राब्ता किया और ना ही किसी ने कोई दादरसी की। अमजद खान, समा, पाक पतन। और पाक पतन पुलिस ने फयाज को तैयारा वापस करने का फैसला कर लिया। पुलिस तर्जुमान का कहना है हम फयाज के टैलेंट की कदर करते हैं। माल मुकदमा होता है तो उसको प्रॉपर सिक्योर किया जाता है। मुहर्रर की ड्यूटी होती है कि उसकी हिफाजती इक़दाम करे। तो ये ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि उसका जहाज वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। नहीं, हम तो उसके जज्बे की कदर करते हैं, टैलेंट की कदर करते हैं, क्योंकि ये इसके क्रैश होने का ख़तरा था। इस वजह से हमने उसके ख़िलाफ़ लोकल पुलिस कार्रवाई की और कोई भी ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम तशद्दुद करें। हम उसका जो हिफाजती इक़दाम के तहत क्योंकि उसमें नहीं थे, इस वजह से उसको कब्जा पुलिस में लिया गया था, कार्रवाई हुई थी। हम उसको प्रॉपरली उसके जो लीगल प्रोसीजर उसके बाद हम इसको वापस कर देंगे क्योंकि जुर्माना हो चुका है और हम उसको जहाज उसका उसी तरह उसको वापस कर देंगे। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अमजद खान से। अमजद खान बताएगा आखिर फयाज को जहाज कब तक मिल रहा है? जी, फयाज का ये जहाज 1 अप्रैल को पकड़ा गया था। जब फयाज इसे उड़ाने के लिए सड़क पर घर से बाहर सड़क पर लाया तो पुलिस ने इसे थार लिया था और गुज़श्ता रोज समा के मामला उठाने पर आज ये खबर सामने आई है कि पुलिस ने जहाज छोड़ने का फैसला कर लिया, जबकि गुज़श्ता रोज की फयाज की स्टेटमेंट में कहा गया था कि जहाज वापसी का कोई रास्ता नहीं और मुमकिन है कि जहाज यहीं खड़ा रह जाए। इस सिलसिला में हमने जब पुलिस तर्जुमान से बात की तो पुलिस तर्जुमान ने इस बात की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है, हम फयाज के टैलेंट की कदर करते हैं। जहाज बलकल बाहिफाजत थाने में मौजूद है
और वापसी का फैसला कर लिया गया है। इस सिलसिले में फयाज को भी यहाँ DP ऑफिस में बुलाया गया है, जहाँ लिख पढ़ की जा रही है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक ये जहाज जो है वापस कर दिया जाएगा। जी, आज शाम तक फयाज को जहाज वापस कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमजद खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। दवा साज कंपनियों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। आम इस्तेमाल की बाज़ दवाओं की कीमतें 3 गुना से भी बढ़ा दी गई हैं। किस दवा की कीमत कितनी बढ़ाई गई है, बता रही हैं लाहौर से तहमीना अहमद। आजकल जिस मेडिसिन स्टोर पे जाएं या फार्मेसी में जाएं, वहाँ पर एक ही शोर है, इतनी महंगी दवाई। सारी दवाइयों की तकरीबन कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा कर दी गई हैं। एक पेशेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। आप मुझे बताएं किस चीज के पेशेंट है आप, कौन सी दवाइयाँ जो है वो कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना इजाफा उसमें दे? मैं ब्लड प्रेशर मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर का, लेकिन मैं 2 महीने पहले यानी कि 45 रुपये पता लेता था, लेकिन अब ये मैं दवाई पता कर रहा है ना ब्लड प्रेशर की गोली का, अब पता हो गया 127 रुपए का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेरे सामने इस टाइम म्यो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वही लोग आते हैं जो कि महंगी हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, महंगी दवाइयां नहीं ले सकते, लेकिन जब उन्हें महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं तो उनके काफी ज्यादा उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो काफी ज्यादा कोसते हैं मौजूदा हुकूमत को भी और उनकी ये स्टेप को भी, और उनकी यही मुतालबा है उनका कि फटाफट जो है वो दवाइयों की कीमतों के बारे में हुकूमत कुछ करे और दवाइयों की कीमतें वापस अपनी पहली जगह पर, मुकर्रर जगह पर आ जाए तो बेहतर है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से जमानत मुस्तरद होने पर कत्ल के मजीद 3 मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान पर गुज़िश्ता साल नौशहरों फेरोज में फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम है। मजीद जानेंगे इरफानुल हक से। इरफानुल हक बताएगा ये क्या मामला है? जी, 15 मई 2018 का वाक़या है। नौशहरों फेरोज में फायरिंग से 2 अफराद का कत्ल किया गया था, यासीन और मामून सज्जन। ये 2 अफराद हलाक हुए थे, जिसके इल्जाम में 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्जिमान में गुलाम मेहदी, मोहम्मद खान और शाह मुराद शामिल है। एक मुल्जिम की जमानत अदालत ने मंजूर की, जबकि 3 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुल्जिमान बासानी अदालत से फरार हो गए। इससे कबल भी 1 माह में 3 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें मुल्जिमान की जमानत मंसूख होने पर वो बासानी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से फरार हो गए। जो सिक्योरिटी एहलकार हैं यहाँ पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में, उन्हें खबर तक नहीं होती और मुल्जिमान यहाँ से बासानी फरार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। नाम तक लिखना नहीं आता और स्कूल इंतजामिया ने 4th जमात के तालिब इल्म को 3री पोजीशन देकर ट्रॉफी थमा दी। वालिदैन स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर बुरा मान गए, वालिदैन से मुबैना बदतमीजी की और स्कूल से बाहर निकाल दिया। वो मेहरबानी रिकॉर्ड होगी है जो आपने गालियां दी हैं, जो जिस तरह का मैनर आपने किया है हो जाएगा, बिल्कुल सेट होगा। आ जाते हैं, हम जाएंगे, अभी आने तो 2 जाएंगे। हाँ, स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है बच्चे की शिकायत में, स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। ये हेडमास्टर है, ये हेडमास्टर का ऑफिस है। ये औरत एक और कंप्लेन लेके खड़ी है, ये हेडमास्टर। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है राव सुलेमान। राव सुलेमान, बताइएगा क्या मामला है ये और स्कूल हेडमास्टर का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये खानेवाल का सरकारी प्राइमरी स्कूल है। इसके हेडमास्टर को एक अनोखी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। इसके स्कूल में जेर तालीम क्लास 4 का तालिब इल्म जिसका नाम उमैर बताया जा रहा है, उसे इस स्कूल के हेडमास्टर ने जो है प्रमोट करके न सिर्फ क्लास 5 में जो है उसकी प्रमोशन की, बल्कि उसे जो है कि अपनी क्लास में 3री पोजीशन की ट्रॉफी भी दी। जब बच्चा वो ट्रॉफी लेकर घर आया तो घर में वाले जो है वो जो कि उसकी नाकस कारकर्दगी और जो है स्कूल की नाकस कारकर्दगी और बच्चे की तालीमी कारकर्दगी से पहले काफी परेशान थे। जब उन्होंने वो ट्रॉफी देखी तो वो हैरान परेशान रह गए और वो इसकी कंप्लेन लेकर जब वो गए हैं स्कूल में तो हेडमास्टर जो कि खराज तहसीन का मुंतजर था, उसके सामने ये अनोखी सूरत हाल हुई। जब उसके वालिदैन ने शिकायत की तो वो हेडमास्टर गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने जो है उस बच्चे के वालिदैन के साथ जो है तलक कलामी और झगड़ा शुरू कर दिया, जिसकी वीडियो भी जो है वो सामान्य हासिल कर ली है। हेडमास्टर से जब इस मामले में हमने बात करने की कोशिश की तो उसने अपना मौका देने से इनकार कर दिया। सही, वालिदैन ने मामले की जांच पड़ताल के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा है और इस पर वालिदैन का क्या कहना है आपको वो सुनाते हैं। बच्चा घर आया तो उन्होंने ट्रॉफी दी और आला पोजीशन दी। हमने इसे नाम लिखवाया तो इसे नाम तक नहीं लिखना आया। हमने वालिद का लिखवाया तो वालिद का भी नहीं आया।
तो हम इसकी शिकायत लेके सर के पास गए कि हम सर से पूछते हैं कि अगर ये इसे कुछ लिखना पढ़ना नहीं आ रहा तो आप इसे पोजीशन कैसे दे रहे हो, नेक्स्ट क्लास में कैसे कर रहे हो। हशमत हुसैन खान तो उन्होंने हमारे साथ गाली गलोच करना शुरू कर दी और हमें मुलाजमों को कहा कि इन्हें स्कूल से बाहर निकालें, इन्हें स्कूल में इंटर क्यों किया। इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।